नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी पर खड़गे का बड़ा हमला, कहा वो सामान्य नागरिक बनने के लायक भी नहीं। होशियारपुर में गरजे पीएम, दी इंडी गठबंधन को चेतावनी, कहा मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझे। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा सीएम पटनायक वास्तव में बीजेपी खिलाफ लड़ रहे हैं तो उन पर कोई मामला क्यों नहीं हुआ दर्ज। जयराम रमेश ने 4 जून को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी एक आउटगोइंग प्रधानमंत्री। 4 जून को बनी सरकार तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने जताया भरोसा। इजरायल का नया प्लान, अभी जारी रहेगा खूनी खेल, बमबारी में 2 मेडिकल स्टाफ की मौत। अब समाचार विस्तार से। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में दिग्गजों के बीच जुबानी जंग जारी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 8वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाए, क्योंकि इस चुनाव में देश का हर नागरिक जाति, भाषा, पंथ, धर्म, क्षेत्र को भूलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों पर वोट मांगा है। चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे, वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूं, कल भी मैं ओडिशा में था, वो भी ओडिशा में थे, बालेश्वर। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशियारपुर में जनसभा की। रामलीला ग्राउंड में वो इंडिया गठबंधन पर खूब बरसे। मोदी ने कहा है कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों का हिसाब निकाल कर रख देगा। मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग मुझे नई नई गालियां देते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में PhD कर ली है, अब आम आदमी पार्टी भी उसके साथ जुड़ गई है। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC, ST, OBC का आरक्षण छीनने का रहा है। सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, स्पोर्ट्स में, सरकारी टेंडर में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, यूनिवर्सिटी के दाखिले में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये संविधान की भावना का, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान है। इस फेज में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के मतदान के दिन पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत
तमाम दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ओडिशा के बालासोर में जनसभा करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा है कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी हैं, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, इनकी यहाँ पर साझेदारी है। मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूँ, मेरे खिलाफ भाजपा ने 24 मामले दर्ज किए, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी सदस्यता ले ली, 50 घंटे तक मेरे साथ ईडी ने पूछताछ की। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर सच में वो भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं तो उनका घर क्यों नहीं लिया गया, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई? क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक बीजेपी के लिए काम करते हैं। मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है, सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, ओडिशा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश, बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। मगर भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाइयों और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव और भारत पाकिस्तान के संबंधों पर फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे तो बातचीत के लिए हम भी कहेंगे। 2 मुल्कों के बीच जंग रास्ता नहीं है, बातचीत ही रास्ता है। फारूक ने कहा है कि मैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात करता हूं तो वो मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ बंद नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि चुनाव का परिणाम अच्छा है और अच्छे आएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करने की, उनसे बातचीत का ही रास्ता अच्छा है। अच्छे परिणाम का मतलब दिल्ली में नई सरकार आए और वर्तमान सरकार को वहां से बाहर करे। देखिए, जम्मू कश्मीर तब तक नहीं ठीक होगा जब तक हमारे 2 मुल्क जो बड़े हैं इनमें वो सोच ना आए कि जंग अब रास्ता नहीं है, रास्ता बातचीत का है। मुझे तो बातचीत की बात करता हूं तो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। मुझ पे तो आरोप पहले भी था कि खालिस्तानी है। कौन कौन आरोप नहीं लगे मुझ पे? ये अमेरिकन एजेंट है। मगर मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा। मैं बात ये कहता रहूंगा कि जो हमने तरक्की इतने सालों में की है वो सेकंडों में मिट जाएगी और करोड़ों लोग बेगुनाह इसे शिकार हो जाएंगे। सर, अक्रॉस द बॉर्डर वो पोजीशन, वो एटमॉस्फेयर है जिनसे बात की जा सकती है? लीडरशिप प्रॉपरली है नहीं वहां पे? देखिए, अल्लाह करे इस इलेक्शन के रिजल्ट अच्छे आए और अगर अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे उनसे कहने के लिए कि बातचीत का रास्ता ही सही है। नहीं करेंगे तो उसके फिर नतीजे जो हैं वो बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स इन शेप ऑफ व्हाट? In the shape of that new government coming in Delhi and the present dispensation being thrown out. शिरोमणि अकाली दल की सांसद और बठिंडा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने पिछले चुनाव की तुलना में आम चुनाव में ज्यादा अंतर से जीत का भरोसा जताया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए हरसिमरत ने कहा है कि लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से निराश हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 सालों में उन्होंने जो वायदे किए लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। पिछले 7 सालों में कांग्रेस और आप गठबंधन के वादे तो किए लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। लोग इस गठबंधन से निराश हैं। इन तीनों पार्टियों ने कहा था, अभी राहुल गांधी कहते हैं हम लोन वेवर, तो जब इन्होंने कर्जा माफी 2 साल पहले 5 साल सरकार चलाई ना, कर्जा माफी किसका किया? बीजेपी ने कहा ना फार्मर डबल इनकम करेंगे, किसका डबल इनकम हुआ है? और केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है उनका, तो वो तो जेल में जाएंगे। सो मैं तो आपके राही लोगों को, पंजाब के लोगों को यही कहूंगी, केजरीवाल तो 2 तारीख को जेल में गया, अपनी वोट मत वेस्ट करिए, ये तो कभी कुछ बनेगा नहीं केंद्र में। कांग्रेस जिसने 545 सीटें लड़ी थी पिछले साल, उनको 50 आई, अब तो लड़ी 325 रहे हैं, तो 30 आ जाएंगी, ये भी नहीं बनेंगे। और बीजेपी तो जैसे हमारे किसानों को मारपीट रही है, किसान उनको खेत तक नहीं घुसने दे रहे क्योंकि ये एंटी पंजाब एंटी फार्मर हैं। तो इनको क्या करना, आप अकाली दल को मजबूत करिए जो उस पार्लियामेंट में जाके आपकी हकों की लड़ाई के लड़ सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है।
आखिरी चरण के मतदान और नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी एक आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक निवर्तमान प्रधानमंत्री और उनके साथ एक निवर्तमान गृह मंत्री भी हैं। 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले 2 चरणों के बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। और चुनाव होते गए अभी 7वां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा, निवर्तमान प्रधानमंत्री की बार बार बदनाम करना इंडिया जनबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो झूठ की महामारी फैलाए हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहा जा सकता है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ये विकृत असत्यभाषी हैं, विकृत असत्यभाषी, पैथोलॉजिकल लायर है। और अब तो ये बिल भी साफ हो गया है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इंसान है जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, बताइए। दिल्ली वासियों पर इस समय दोहरी मार पड़ रही है। भीषण गर्मी से तपती दिल्ली में पीने का पानी का संकट भी परेशान कर रहा है। पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण किया। आतिशी ने कहा है दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। जो यमुना का पानी आता है उसे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। नोएडा सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में आग लग गई। एसी ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया। सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर नीचे आ गए। कई और फ्लैट भी आग के चपेट में आने की संभावना है। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग को लगभग काबू में कर लिया गया है। देखिए, ये जो आग है स्प्लिट एसी था। इसमें जो है उसमें ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। उसके नीचे टेबल रखा था, उसकी वजह से आग पूरी तरह फैल गई है। और अच्छी बात ये रही कि इनके सिस्टम्स जो हैं काम किए हैं। हमने अभियान के तहत इसमें चेकिंग की थी। अभियान में हमने इनके सिस्टम्स ठीक कराए थे। ये अभियान का हमें बहुत बेनिफिट भी मिला है, और उसकी वजह से, इनके सिस्टम्स की वजह से ये फायर है वो एक ही रूम में कंटेंट हो गई, वो जो है आगे नहीं बढ़ी, और हमारे पहुंचने से पहले आग को बुझा लिया गया। और नहीं, देखिए अच्छी बात ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम्स काम किए, उसकी वजह से। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो रही है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीआरएस नेता केसीआर शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खास जिम्मेदारी दी गई है।
पहले चरण के बाद जिस तरह से चुनाव बदला, उसके बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। विपक्षी दलों को भरोसा है कि इस बार केंद्र वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। माना जा रहा है कि 1 जून को होने वाली बैठक में इसी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून को वोटिंग का हवाला देकर इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये तो सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और केसीआर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कितने अच्छे संबंध है। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बावजूद अखिलेश ने यूपी में टीएमसी को एक सीट दी है। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष कई मंचों पर केसीआर के साथ भी दिखाई दिए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपना प्रचार रथ भी केसीआर के लिए भेजा था। सूत्रों के मुताबिक अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो ममता बनर्जी और केसीआर को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है। वो लगातार दोनों नेताओं के साथ संपर्क में भी बने हुए हैं। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी अखिलेश पर इस मामले में भरोसा जताया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार चुनावों में उन्हें उम्मीद से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। यूपी में इसका खास असर देखा गया है। जिस तरह से सपा कांग्रेस की जनसभाओं में लोगों का जनसैलाब दिखाई दिया, उसके बाद विपक्ष का स्थिति काफी मजबूत हुई है। विपक्ष का दावा है कि यूपी में उन्हें 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बढ़त मिल सकती है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी 3 महबूबा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई चुनाव हरवा रही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जब से हमने कहा है कि 4 जून के बाद हमारे चचा यानी नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वो प्रचार में भी नहीं निकल रहे हैं। तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें देश की दशा और दिशा का भी ज्ञान नहीं है। उन्हें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं है। जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान ना हो और वो देश पर आख्यान दे रहा हो तो उससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी। दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। उन्हें हरा मिर्च और लाल मिर्च का ज्ञान नहीं है कि पहले हरा होता तब लाल होता, कि पहले लाल होता तब हरा होता, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं। उनको तो अगर गाय के झुंड में गाय के मेल और फीमेल बछड़े और बछिया को कहे उठा के ले आओ, तो ये शायद बछड़े के बदले बछिया और बछिया के बदले बछड़े उठा ले। जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं है और वो देश पर आख्यान दे रहा हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मूर्खता और कुछ। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पीएम का चेहरा भी तय कर लेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनाएंगे। राबड़ी का कहना है कि बिहार की जनता समझदार है और रोजगार, विकास, महंगाई, किसानों की स्थिति मुख्य मुद्दा है। हम ये चुनाव विकास, महंगाई, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ रहे हैं। राबड़ी ने आगे कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम चर्चा करेंगे और एक पीएम उम्मीदवार के साथ आगे आएंगे। कोई कुछ होने वाला नहीं है। उनका धमकी से अंदर घुटकी से कोई डरने वाला बिहार की जनता नहीं है, चाहे आरजेडी। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है मैडम? चुनाव का मुद्दा विकास है, बेरोजगारी, चुनाव का रोजगार, विकास, महंगाई, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, तो यही सब है मुद्दा हमारा। इस बार कितनी सीटें जीत रही है आपकी पार्टी? सब सीटें हम लोग के इंडिया अभी भी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा मैडम। 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा। आप देखिएगा पूरा देश भर में लोग पलट गया है, देश के लोग पलट गया है, सरकार बन जाएगी।
महागठबंधन के सरकार प्रधानमंत्री कौन होंगे? सब बैठ कर बस समझौता कर। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन आज भाजपा और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन भिंडी के बीज की तरह बिखर जाएगा। 380 हो गई बा, 400 पार करे खातिर आज हमने के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जाइ हाँ। और आज हमने के बक्सर सासाराम सब जाइल जाई 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके, और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी के आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी को ध्यान करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने 7 चरण में भैंस मंगलसूत्र से लेकर मुझे तक की बात की हो, उसको आत्मचिंतन के लिए ध्यान करना आवश्यक है। हो तो उसको तो आत्मचिंतन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्यान करिए। ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से वो परमात्मा भी नाराज होंगे जिनके हवाले से आपने कहा कि आपका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। तो आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, मानते किसकी हैं, सुनते किसकी हैं, लेकिन कैमरा के साथ ध्यान, कैमरा मुक्त ध्यान करिए। प्रधानमंत्री जी, आपको आवश्यकता है, पश्चाताप भी करिए कि आपने विमर्श को इस पूरे 7 चरण में कहां से कहां पहुंचा दिया। इस देश में एक साइलेंट पीरियड होता है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि आज पारा पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल सकी है। लू और गर्मी के कहर के बीच अब मौसम विभाग ने राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी शेयर की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार यानी 31 मई से राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इनमें राजधानी जयपुर समेत बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग भी शामिल हैं, जहां बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे हीट वेव से राहत मिलेगी। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं, आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। और आंधी बारिश का जो ये दौर है वो खासकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 1 और 2 जून को भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और जो हीट वेव का दौर है उससे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 5-4 दिन राजस्थान के कुछ भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी धूल भरी तेज हवाओं का प्रभाव भी बना रहेगा। इस दौरान जो हवा की गति है वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी लड़ाई खत्म होने के बजाय और भी भीषण होती जा रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद इजराइल हमास के खात्मे तक राहत की सांस लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। अब मेडिकल स्टाफ भी इजरायली हमले का शिकार बनने लगे हैं। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदस्य पश्चिमी राफा के तल सुल्तान इलाके में 2 घायल लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटे थे। उसी वक्त हुई इजरायली बमबारी में उनकी मौत हो गई है। मेडिकल स्टाफ के भी बमबारी की चपेट में आने से राहत एवं बचाव कार्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने मिस्र की सीमा से लगते गजा के इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। इसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस कॉरिडोर को रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्व है। रफा की गलियों में इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली सेना टैंक के साथ रफा में घुसी है। इसके साथ ही रफा में इजरायली स्नाइपर्स को भी तैनात कर दिया गया है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तागची हनेगवी ने अपने देश गजा प्लान के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमास की शक्तियों और क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करने में 7 महीने का वक्त लग सकता है। इजरायल हमास का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही राहत की सांस लेगा। बता दें कि अक्टूबर 2023 में हमास ने इजरायल में घुसकर तकरीबन 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था।
इसके बावजूद इजराइल ने गजा पट्टी पर हमला कर दिया था। तब से लेकर अभी तक खूनी जंग जारी है। इसमें 36,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 1 लाख लोग जख्मी हैं। इजराइल सेना गजा पट्टी के रफा में लगातार अपने सैन्य अभियान और तेज करने में जुटा है। इजराइल ने मिस्र से लगती सीमा पर कब्जा करने का दावा किया है। इसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। रफा के बीच पश्चिम इलाके में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच स्ट्रीट वॉर शुरू हो गया है। इसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने रफा में अपने स्नाइपर्स को भी तैनात कर दिया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।